बाबा रामदेव और पतंजलि ये दो ऐसे शब्द हैं जिन्हें आज कौन नहीं जानता, क्योंकि पतंजलि का जो प्रोडक्ट है वो आज पूरे भारतवर्ष में हर कोई करता है और बाबा रामदेव इस प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। जी हाँ, बाबा रामदेव का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में एकदम से योग रिफ्लेक्ट करने लगता है कि अगर बाबा रामदेव का कोई वीडियो चल रहा है या फिर उनका कोई भी जो एक प्रसार है वो दिखाया जाता है तो वहां पर कहीं ना कहीं जुड़े कुछ ऐसी संबंधित बातें बताई जाती हैं जहां पर लोगों को सिर्फ यही महसूस होता है कि बाबा रामदेव का योग यानी कि शरीर को स्वस्थ रखना, पतंजलि का सेवन या फिर पतंजलि के प्रोडक्ट का इस्तेमाल यानी कि हम अपने आप को स्वस्थ रख रहे हैं। ऐसा लोगों के मन में एक जो पैठ है वो पड़ गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाल ही में बाबा रामदेव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसके बाद से उनका केस चल रहा है। हालांकि ये क्या मामला है ये मैं आपको पूरा बताऊंगी, लेकिन इससे पहले हम कुछ ऐसी बातें जानेंगे यानी कि बाबा रामदेव, जो हमें खास बातें तो पता नहीं है लेकिन हम ये बताना चाहेंगे कि बाबा रामदेव का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ और उनका जो शुरू से ही इस पतंजलि से उनका क्या जो उन्होंने शुरू किया, कब से वो ब्रांड एम्बेसडर बने, ये सारी बातें इस वीडियो में आपको आज बताने जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमें बाबा रामदेव को लेकर कुछ चीजें भी क्लियर हो जाएंगी जहां पर लोग आज भी पतंजलि के प्रोडक्ट को काफी अच्छा मानते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद हम जानेंगे कि आखिर पतंजलि का जो प्रोडक्ट है वो हमारे लिए वाकई में अच्छा है या फिर नहीं। बाबा जी, आपने माफीनामा दिया और सब आपने पेपर में भी दे दिया है। आपको लगता है कि अब माफी आपको मिल जानी चाहिए? कुछ तो कहिए बाबा जी। हो गया। रामदेव यादव 1965 और 1975 के बीच, जिन्हें बाबा उपनाम से भी जाना जाता है। बता देते हैं उनका जन्म जब हुआ था तो वे काफी ज्यादा फेमस नहीं थे, लेकिन उन्हें जब बाबा नाम से जाने लगा, उनकी चीजों को जब काफी ज्यादा लोगों में दिखाया जाने लगा तो वो एक तरीके की पहचान ले चुके थे। एक भारतीय योग गुरु उन्हें माना जाता है, व्यावसायिक और पतंजलि आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर वे हैं। उन्हें मुख्य रूप से भारत में योग और आयुर्वेद के समर्थक में काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। रामदेव बाबा ने 2002 से बड़े योग शिविरों का आयोजन और संचालन करना शुरू कर दिया और काफी ज्यादा यानी कि विभिन्न टीवी चैनलों पर अपनी योग कक्षाओं का प्रसारण किया और आज भी कर रहे हैं। उन्होंने 2006 में अपने सहयोगी बालकृष्ण के साथ पतंजलि आयुर्वेद और पतंजलि योग पीठ की सह स्थापना की। रामदेव की आधुनिक चिकित्सा, योग और आयुर्वेद से संबंधित उनकी टिप्पणियों पर आलोचना मिली है। बता दें, स्वामी रामदेव कई मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। 2011-2012 में उन्होंने भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उसका नेतृत्व किया और विदेशी बैंकों में रखे काले धन को वापस लाने की वकालत भी की। वहीं अप्रैल 2022 में द इंडियन एक्सप्रेस ने रामदेव को 78वें सबसे शक्तिशाली भारतीय के रूप में सूचीबद्ध किया। स्वामी रामदेव, जिनका मूल नाम रामकिशन यादव था, उनका जन्म 1965 और 1975 के बीच हुआ था। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अलीपुर गांव में हरियाणवी परिवार में उनका जन्म हुआ। रामनिवास और जो उनके पिता थे और उनकी माता गुलाबी देवी के घर उनका जन्म हुआ, जो कि काफी ज्यादा गरीब और अनपढ़ किसान थे। उनका एक बड़ा भाई भी था और एक छोटा भाई भी था और एक बहन भी थी। बता दें कि बचपन से ही शायद जन्मजात विकलांगता या फिर बचपन की बीमारी के कारण उनके चेहरे का जो बायां हिस्सा था आंशिक रूप से लकवाग्रस्त हो गया। वहीं यादव ने शुरुआत में 8वीं कक्षा तक शहजादपुर के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। सरकारी स्कूल में बम्बी गटन मैकाले द्वारा शुरू किया गया अंग्रेजी माध्यम पाठ्यक्रम शामिल था। कम उम्र में यहाँ पर रामदेव बाबा दयानंद सरस्वती के लेखन, विशेष रूप से सत्यार्थ प्रकाशन की ओर आकर्षित हुए, जिसके कारण उन्हें गुरुकुल में जाने के लिए अपना सरकारी स्कूल छोड़ना पड़ा। लगभग 9 वर्ष की उम्र में उन्होंने खान पान में गुरुकुल प्रणाली में अध्ययन किया। यादव ने 1984 से 1989 तक अर्श गुरुकुल महाविद्यालय में पढ़ाई की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक गुरुकुल यानी कि अर्श गुरुकुल महाविद्यालय, जहां पर रामदेव बाबा ने अपनी पूरी पढ़ाई की, पूरी शिक्षा ली। 14 साल की उम्र में वह एक गुरुकुल में दाखिल लेने के लिए कलवा चले गए और उसके बाद अपने प्रमुख गुरुओं में से एक यानी कि आचार्य बलदेव जी के अधीन अध्ययन किया। यही उनकी मुलाकात एक साथी छात्र के रूप में बालकृष्ण से हुई। वहीं कलवा में उन्होंने संस्कृत भाषा और साहित्य, हिंदू दार्शनिक और धार्मिक ग्रंथों और योग और तपस्या की परंपराओं का अध्ययन किया।
कलवा में रहते हुए उन्होंने ग्रामीणों को निःशुल्क योग प्रशिक्षण दिया। वहीं 1952 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद यादव ने शंकर देवी महाराज के मार्गदर्शन में कृपालू बाग आश्रम में रहने के लिए हरिद्वार की यात्रा शुरू की। कृपालू बाग आश्रम में उन्होंने आचार्य करमवीर से योग सीखा, जो कि एक आर्य समाज भी थे। यादव ने त्याग की शपथ ली, संन्यास अपनाया और रामदेव नाम अपना लिया। रामदेव और करमवीर ने पूरे भारत में योग शिविर आयोजित किए और हरिद्वार में एक साथ च्यवनप्राश बेचा। 5 जनवरी 1995 को बालकृष्ण रामदेव और आचार्य करमवीर ने दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की और जिसे हरिद्वार के कृपालू बाग आश्रम में स्थापित किया गया था। बताते चले कि दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के तहत उन्होंने योग शिविर की पेशकश की और एक आयुर्वेदिक फार्मेसी की स्थापना कर डाली। पतंजलि आयुर्वेद हरिद्वार स्थित एक उपभोक्ता पैकेज्ड सामान कंपनी है, जिसे 2006 में रामदेव और बालकृष्ण ने शुरू किया था। कंपनी भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली FMCG में एक मानी जाती है। FY22 में पतंजलि आयुर्वेद ने 10,06,64,046 रुपए का राजस्व अर्जित किया। बालकृष्ण 96% स्वामित्व के साथ पतंजलि आयुर्वेद के CEO के रूप में कार्य करते हैं और इसकी दिन प्रतिदिन की गतिविधि की निगरानी करते हैं, जबकि रामदेव कंपनी के चेहरे के रूप में कार्य करते हैं और अधिकांश व्यावसायिक निर्णय लेते हैं। रामदेव ने पतंजलि आयुर्वेद उत्पादों के उत्पादन और बिक्री के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन की परंपरा में भारतीय राष्ट्रवाद की वकालत की है और उन्होंने भारतीय नागरिकों को बहुराष्ट्रीय ब्रांडों को अस्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया है। रामदेव बाबा के परिवार के सदस्य हरिद्वार में स्थानांतरित हो गए और कई लोगों ने उनके व्यावसायिक उद्यमों में भाग लिया। उनके पिता ने पतंजलि आयुर्वेद में कुछ गतिविधियों की देखरेख की। उनके छोटे भाई राम भद्रत को कंपनी का वास्तविक CEO बनाया गया। वहीं 2013 में रामदेव ने अपनी निजी संपत्ति की कुल संपत्ति लगभग 1100 करोड़ घोषित कर दी और कंपनी पर अपने उत्पादों के बारे में भ्रामक विज्ञापन बनाने और बाजार में उत्पादों की लॉन्च करने से पहले अपर्याप्त परीक्षण करने का आरोप लगाया गया। भारत सरकार द्वारा खराब गुणवत्ता के कारण आंवला जूस जैसे कुछ उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पतंजलि कामकाजी परिस्थितियों को लेकर विवादों से भी घिरी रही है, जहां पर रामदेव और बालकृष्ण को गुरुओं की तरह माना जाता है, जिनके पैर हर बार किसी क्षेत्र में प्रवेश करने पर छूने पड़ते हैं। फैक्ट्री के श्रमिकों को सप्ताह में 6 दिन 12 घंटे की शिफ्ट में काम करने का प्रति माह 6,000 रुपए का वेतन दिया जाता है। वहीं उन्हें वेतन वृद्धि मांगने से भी हतोत्साहित किया जाता है, क्योंकि कारखाने में काम करना सेवा यानी कि स्वैच्छिक सेवा माना जाता है। मई 2018 में रामदेव बाबा ने BSNL के साथ साझेदारी में स्वदेशी समृद्धि सिम कार्ड भी लॉन्च किया था। हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ का एक दृश्य। पतंजलि योगपीठ योग और आयुर्वेद के प्रचार और अभ्यास के लिए स्थापित एक संस्थान है और इसके 2 भारतीय परिसर हैं, यानी कि पतंजलि योगपीठ और पतंजलि योगपीठ हरिद्वार उत्तराखंड में है। वहीं अन्य स्थानों में UK, US, नेपाल, कनाडा और मॉरिशस शामिल हैं। रामदेव पतंजलि योगपीठ के कुलपति हैं। 2006 में रामदेव बाबा ने UK के एक पंजीकृत चैरिटी की स्थापना की, जिसे पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है, जिसका घोषित उद्देश्य UK में आयुर्वेद और प्राणायाम योग के प्रचार के माध्यम से पतंजलि योगपीठ का समर्थन करना था। पतंजलि योगपीठ का विस्तार करने के लिए उन्होंने लिटिल कुम्बरे को स्कॉटिश द्वीप का भी अधिग्रहण किया। वहीं 2012 में रामदेव ने हरिद्वार में दिव्य योग फार्मेसी की स्थापना कर डाली। 2017 में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपनी दिल्ली पीठ के माध्यम से पतंजलि योगपीठ को कर छूट का दर्जा दिया। मार्च 2018 में विभिन्न जातियों और पृष्ठभूमियों के 92 विद्वानों को रामदेव ने हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ में न्यायाधीश एवं सन्यासी या फिर त्यागी के रूप में दीक्षा दी थी। अब ये तो हमने कुछ सामान्य सी बातें आपको योग गुरु रामदेव बाबा के बारे में बताई, लेकिन अब जो हाल ही में स्थिति बनी हुई है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो वो चक्कर लगा रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। इससे मैं आपको रूबरू कराना चाहूंगी। योग गुरु स्वामी रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर से झटका लगने के बाद पतंजलि आयुर्वेद ने एक राष्ट्रीय दैनिक में एक सार्वजनिक माफीनामा प्रकाशित किया है। इसमें पतंजलि ने खुद ये कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। विज्ञापन प्रकाशित न करने के
कोर्ट के निर्देश पतंजलि का ये कहना है कि यह गलती दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। यह माफी सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई से एक दिन पहले की थी। बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट 23 अप्रैल को पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में सुनवाई करेगा। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण दोनों को सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से बुलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 21 अप्रैल को हुई सुनवाई में बाबा रामदेव को यह कहा था कि अब उनके योग शिविर सर्विस टैक्स के दायरे में आ चुके हैं। स्वामी रामदेव के योग शिविरों का आयोजन करने वाली संस्था पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट अब सर्विस टैक्स यानी कि सेवा शुल्क का भुगतान करना होगा। अब उनके योग शिविर सर्विस टैक्स के दायरे में आ गए हैं। स्वामी रामदेव के योग शिविरों का आयोजन करने वाली संस्थान पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट सर्विस टैक्स यानी कि सेवा शुल्क का भुगतान करेगी। बताते चले कि पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट स्वामी रामदेव के योग शिविरों के लिए प्रवेश शुल्क लेती है। जस्टिस लोक और जस्टिस भुइयां की पीठ ने अपने फैसले में यह कहा कि सर्विस टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल के सही में जो बताया गया है प्रवेश शुल्क लेने के बाद तो शिविरों में योग एक सेवा है। हमें ट्राइब्यूनल के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है। लिहाजा पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की अपील खारिज की जाती है और इसी के साथ अदालत ने सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय ट्राइब्यूनल की इलाहाबाद पीठ के 5 अक्टूबर 2023 के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। दरअसल CESTAT यानी कि कस्टम्स एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने यह माना था कि पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की ओर से आयोजित योग शिविर किसी भी व्यक्ति से भागीदारी के लिए निःशुल्क लेता है। यह इसलिए ट्रस्ट द्वारा आयोजित योग शिविर सर्विस टैक्स के दायरे में आने चाहिए। वहीं ट्राइब्यूनल ने यह कहा था कि ट्रस्ट विभिन्न आवासीय और गैर आवासीय शिविरों में योग प्रशिक्षण प्रदान करने में लगा हुआ है। इसके लिए भागीदारों से दान के रूप में राशि एकत्र की जाती है, लेकिन असल में यह उक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रवेश शुल्क होता है। सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क मेरठ रेंज के आयुक्त ने पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट से जुर्माना और ब्याज समेत अक्टूबर 2006 से मार्च 2011 के दौरान लगाए गए ऐसे शिविरों के लिए लगभग 4 करोड़ 5 लाख रुपए अदा करने को कहा था। ट्रस्ट ने दलील दी थी कि वह ऐसी सेवाएं प्रदान कर रहा है जो बीमारियों के इलाज के लिए है और यह हेल्थ एंड फिटनेस सर्विस कैटेगरी के तहत टैक्स योग्य नहीं है। लेकिन ट्राइब्यूनल ने यह कहा कि पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट का यह दावा किसी भी सकारात्मक सबूत द्वारा समर्थित नहीं है कि वह व्यक्ति को होने वाली विशिष्ट बीमारियों के लिए उपचार प्रदान कर रहा है या फिर नहीं। आपको बताते चले कि जो रामदेव बाबा हैं उन्होंने कुछ ऐसे विज्ञापन जारी कर दिए जिन्हें देखकर कहीं ना कहीं एक भ्रामक जो चीजें हैं उनको फैलाए जाने का यहाँ पर जो मामला है वो सामने आया है। लोगों का ये मानना है कि पतंजलि के द्वारा कुछ ऐसे विज्ञापन हैं जो कि एक तरीके से भ्रामक है, जो लोगों को भ्रम फैला रहे हैं, लोगों तक भ्रम फैला रहे हैं। ऐसे विज्ञापनों को दिखाने के लिए, सार्वजनिक करने के लिए बाबा रामदेव के ऊपर सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका दाखिल की गई थी। इसके साथ ही कहीं ना कहीं कर टैक्स वसूली के मामले में भी रामदेव बाबा की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं।